Assalamu alaikum, dear students. So, I am here to discuss another chapter of your class 12th physics, that is current electricity. This is actually your lecture number 4. आपने अभी तक 3 lectures में electrostatics complete किया है और I will discuss the another chapter of your board, that's current electricity. This chapter is very important. चाहे आप board के हिसाब से देख ले या आपने entrance के हिसाब से देख ले, this chapter is very important for your board as well as entrance, and I am going to discuss it like this. So our question number 1 which we have to discuss is what is current, then drift velocity, find relation between current and drift velocity. तो ये हमने वो सारे expected questions इस पे लिखे हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है Ohm's law, then it's VI curve, this resistance is rho L by A, that's temperature dependence of resistance, temperature coefficient of resistance इससे में आ जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क से आपके बोर्ड में, that's a wire of resistance is stretched so that its length becomes doubled, what will be its new resistance. तो हम जनरलाइज्ड पढ़ेंगे और फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज ईएमएफ एंड टीपीडी, वी हैव टू डिस्कस. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, और इसमें हम तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में मैं चाहूँगा कि ये कंप्लीट हो जाए. सो हम इसमें पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, दैट्स व्हाट इज करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो बाकी इसमें सब कुछ है. तो अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं. तो हमारा जो चैप्टर है दैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो कुछ आइडिया करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए. इससे पहले जो चैप्टर आपने डिस्कस किया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग द फिजिक्स ऑफ दैट चार्ज व्हिच इज एट रेस्ट. So studying electrical effects of charge at rest is called as electrostatics. अगर आप चार्ज की वो फिजिक्स पढ़ते हैं जिसमें चार्ज रेस्ट पे है, और उस चार्ज की फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो हम उसको एक ब्रांच में रखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो आपने कंप्लीट किया. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ कम्स इन अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस चार्ज इन मोशन. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन चार्ज इन मोशन. दैट इज व्हेन चार्ज कम्स इन मोशन इट गिव्स राइज टू अनदर फिनोमेना इन फिजिक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स चार्ज इन मोशन, और जब चार्ज मोशन में आता है तो वो जन्म देता है एक खूबसूरत क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी का नाम जो है वो है करंट. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर हियर दैट इज व्हाट वी कॉल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कम्स इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस चार्ज इन मोशन. तो हम आज से उस चार्ज की फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोशन में चार्ज है. इससे पहले जो चार्ज की फिजिक्स आपने डिस्कस की अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट वाज चार्ज एट रेस्ट, और आपने उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को रीड किया. बट आज हमारा चार्ज मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जो है हम इसको पढ़ेंगे, और फिर जब चार्ज मोशन में आता है तो वो जन्म देता है एक चीज को जिसको हम करंट कहते हैं. अब करंट क्या है सर, करंट क्या है? तो करंट एक्सप्लेन करने के लिए कि सर करंट क्या है, इसके लिए हम जो है करंट एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम एक बेसिक डायग्राम में कंडक्टर की आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, सो दैट आपको जो है कंसेप्चुअल लेवल पे ना, जो हम क्या कहेंगे एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे करंट का जो है कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए. तो इसके लिए मैं एक कंडक्टर बनाने जा रहा हूँ. सो दिस इज अ कंडक्टर हियर, ठीक है. कंडक्टर में ही हम करंट को लेके चलते हैं. सो दिस इज अ कंडक्टर. ये जनरलाइज डायग्राम रहेगी थ्रू आउट द डिस्कशन. तो ये मैं थोड़ा साफ खूबसूरत डायग्राम बनाऊं सो दैट जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं वापस इस डायग्राम पे आऊं. तो ये कोई भी कंडक्टर है और एवरी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है. तो ये एटम्स है. तो ये जो मैं हॉलो ये सर्कल्स इसमें बना रहा हूं, या व्हाइट कलर के जो भी ये सर्कल्स इसमें बना रहा हूं, तो वी कंसिडर देम दैट दे आर एटम्स. तो अगर आप इस हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ोगे कि आप एटॉमिक लेवल और फिर इलेक्ट्रॉन की मोशन बाकी, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो दिस इज द कंडक्टर, आई एम मेकिंग द एटम्स हियर ऑफ विच द कंडक्टर इज जो है बना हुआ है. तो ये है वो एटम्स जिनका कंडक्टर बना है. तो ये जो सर्कल्स है व्हाइट सर्कल्स, या जो व्हाइट कलर जो भी मैं इसमें यूज कर रहा हूं, तो ये एटम्स के लिए मैं यूज करूं, तो ये एटम्स है, ठीक है. तो मैं यहां पे दिखाऊं कि ये सर्कल जो मेरा ये एटम है जिसका कंडक्टर बना है. उसके बाद बच्चों अब
इन मेटल्स में, कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। कंडक्टर की खासियत यही है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन गैस। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन गैस में यहां बनाने जा रहा हूं। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो येलो कलर जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो येलो कलर के सॉलिड सर्कल्स में दिखा रहा हूं, डॉट्स दिखा रहा हूं, दे आर नथिंग बट दे आर व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो येलो डॉट मैं बनाने जा रहा हूं, दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल टू मूव इन केस ऑफ ए कंडक्टर। अब मसला यह है, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आप चीजों को समझ लीजिए। ये कंडक्टर जो है इस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम मोशन में, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने हिसाब से मूव कर रहा है। सर मूव क्यों कर रहा है अपनी जगह पे, जो है ये मूव क्यों कर रहा है, ये मोशन क्यों दिखा रहा है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, कि आपके कमरे में रूम टेम्परेचर कम से कम है। उस रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजिशन पे दाएं बाएं कहीं पे भी जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है ना, इट्स अ रैंडम मोशन अबाउट इट्स दैट पोजीशन। इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, देयर इज रूम टेम्परेचर एंड दैट्स मेकिंग द इलेक्ट्रॉन टू वाइब्रेट अबाउट इट्स प्लेस लाइक दिस। वी कॉल दिस एज थर्मल एजिटेशन। तो ये अपनी जगह ही इलेक्ट्रॉन जो है उधर इधर कर रहे हैं, और जब अपनी ही जगह इलेक्ट्रॉन उधर इधर कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयरफॉर दे विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनीथिंग। क्योंकि रैंडम चीजें कभी कुछ लीड नहीं करती है ना। यू शुड हैव अ डायरेक्शन टू अचीव समथिंग। अगर आपके पास डायरेक्शन है ना टू अचीव समथिंग, तब जाके आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो और अचीव हो जाता है। अगर आप रैंडमली उधर इधर जाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। आप हमेशा याद रखिए लाइफ पे। अब आपने क्या किया, आपने इसको, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब कोई सोर्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह दाएं बाएं कर रहे, थर्मल एजिटेशन लीडिंग टू नथिंग। बट जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ, तो एक्सटर्नल सोर्स जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड द सोर्स इज हैविंग सम पोटेंशियल। तो ये वायर जो है हम बिलीव करते हैं दे आर रेजिस्टेंस लेस वायर। सो ये पॉजिटिव उठ के सारा इधर आ जाएगा शॉर्ट होके, और ये नेगेटिव सारा इधर आ जाएगा। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है सोर्स का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, एंड देयर विल गेट डेवलप्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होगा सोर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डायरेक्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ चला जाता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो दिखा दी, दैट इज इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हो, आपको पढ़ाया गया होगा कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्जेड पार्टिकल को प्लेस किया जाता है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की वजह से डेवलप हुआ, और आपने उसमें कोई चार्जेड पार्टिकल प्लेस किया, तो वो चार्जेड पार्टिकल का चार्ज मैं क्यों मान के चलता हूं, तो जब भी चार्जेड पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है। और अगर ये चार्जेड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अगर ये चार्जेड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस पे जो फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। बट कहना ये यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चार्जेड पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो उस पे फोर्स आता है, और वो फोर्स दिया जाता है बाय द इक्वेशन F is equal to QE. तो whenever a charged particle is placed in some external electric field, it experiences a force, and that force is given by the product of magnitude of charge and the product of magnitude of electric field. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एक्सटर्नल फील्ड में जैसे चार्जेड पार्टिकल आता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल है तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल है तो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका ये मतलब है हमारे केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स है, तो इन सब पे जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और ये सारे जो है ये सारे ड्रैग हो जाएंगे, ये सारे ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नाउ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहां की तरफ मूव करेंगे सर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहां पे मैंने आपको पढ़ाया कि अगर पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल होता तो फोर्स होता इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता,
बट नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल के लिए जो फोर्स होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रैग हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, एंड देयरफॉर दे विल कंस्टिट्यूट अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज करंट। तो व्हेन चार्जेस मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जन्म देते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी का नाम है करंट। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय करंट। तो अगर आपसे कोई पूछे करंट की डेफिनेशन, तो करंट की डेफिनेशन ऐसे आप बोलो दैट, मैं इसको है ना ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको पीडीएफ जो अटैच हो जाएगा, तो मैं ऐसे करंट को डिफाइन करता हूं दैट, आप आराम से सुनिए, दैट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर इन रैंडम मोशन बिकॉज ऑफ thermal agitation, but once the conductor is connected to some external source, the electrons in the conductor experience force in a particular direction, and when they move in that particular direction they will constitute a physical quantity called as current। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, एंड दे विल लीड टू अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज करंट, एंड देन यू डिफाइन इट लाइक दिस। फिर लोग इसको ऐसे लिखते हैं दैट करंट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो हो गया वही क्लास 10th के डेफिनेशन कि अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो जन्म देता है करंट को। बट अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, एटॉमिक लेवल पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बिफोर कनेक्टिंग द सोर्स टू द कंडक्टर में मोशन में होते हैं, बट दैट मोशन इज रैंडम बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, टेंपरेचर की वजह से। बट जैसे ही इस कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स है वो यहां की तरफ है। तो मैं यहां पे दिखाऊं तो फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स डेवलप होगा, और जब ये सारे मूव यहां की तरफ करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, दे विल कंस्टिट्यूट अ थिंग व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस बिकम्स द आइडिया बिहाइंड कि करंट कैसे कंडक्टर्स में मूव करती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना ही उसके पीछे एक रीजन है। तो दिस इज द डायग्राम जो हम आगे कैरी करेंगे। तो मैं यहां पे आप स्लाइड ऐड करने जा रहा हूं। तो करंट जो है, तो करंट आपको पीडीएफ में ऐसे मिलेगा दैट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन इनसाइड अ कंडक्टर, बट वंस द सेम कंडक्टर is connected to some source, the electric field gets established, and because of that electric field, electrons will move in a particular direction, and they will constitute therefore a thing called as electric current. And then we define current as rate of flow of charge. फिर हम current को define करते हैं, current is defined therefore as rate of flow of charge, rate of flow of charge, flow of charge in a particular direction. So rate of flow of charge in a particular direction is called as current. Then this current in physics is of two types. ये current physics में फिर दो types की होती है। एक current होती है average current। तो average current is always over an interval। तो ये current physics में दो types की होती है, that's average current। और average current में हम लिखेंगे I, यहाँ मैं लिखूंगा average is equal, हम लिखते हैं it is del Q by del T। So it's an over an interval। For example वो आपको बोलेगा from 1 second to 3 seconds जो charge flow हुआ उसकी वजह से current, that's called as average current। And number next is called as instantaneous current, instantaneous करंट। तो दूसरा टाइप है करंट का, एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज सिंपली डिफाइंड एज dq by dt, दैट इज एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो करंट के दो टाइप्स है, तो दोनों में मोशन ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट वन इज एवरेज ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, अनदर इज एट अ पर्टिकुलर टाइम, व्हाट वी कॉल इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है और टाइम का सेकंड, तो यहाँ पे यूनिट हो गया इसका कूलम पर सेकंड, जिसको आप एम्पियर कहते हो। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। अब मसला है कि करंट का डेफिनेशन भी आ गया, सर चार्ज का मूव करना पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को जन्म देता है। फिर आपने बोला दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, अब चार्ज जब मूव करता है टाइम के साथ तो करंट को जन्म देता है। इट्स ऑफ टू टाइप्स, एवरेज इज रिटन एज लाइक दिस del q by del t, del t is over an interval of time, and instantaneous is written as dq by dt. in both cases it is coulomb per second, what we call as ampere। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप एक कन्वेंशन याद रखेंगे, और वो कन्वेंशन ये है दैट the direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons। तो मैं वापस अपनी डायग्राम में जाऊंगा। एक्चुअली बच्चे अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करो तो करंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो करंट की वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, बट चूंकि कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो कन्वेंशन ये लेके हम चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन
हमेशा होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ कन्वेंशन जो हम थ्रू आउट करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज ऐसे याद रख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्शन ये लेके चलते हैं दैट कन्वेंशन इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास अब जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है करंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है हमारे पास। तो मैंने स्टार्ट किया व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये लाई करता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रैंडम मोशन में थे थर्मल एजिटेशन की वजह से, बट जैसे सोर्स कनेक्ट हुआ, फील्ड डेवलप हुआ, उस फील्ड की वजह से ड्रैग हुए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी वजह से जन्म हुआ करंट का, और करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फिर करंट की डेफिनेशन इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट करंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एवरेज, another is called as instantaneous. Average is always over an interval of time, while as instantaneous is at a particular time. Direction of current में मैंने convention बोला, that convention is that direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons. उसके बाद जो है अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज करंट का, अब आपके पास यूनिट भी है, आप डायरेक्शन भी है, कैसे फ्लो हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ने फोर्स डेवलप किया, ये सारी चीजें अब जो हमें पढ़ना इसमें है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कॉल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन, जो आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, between current and drift velocity and drift velocity. So this is the question which is asked in your board for 3 marks. तो वो आपसे पूछेगा what is drift velocity and then derive a relation between current and drift velocity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है। अब सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ये कंसेप्ट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Drift velocity is that particular velocity with which the electron gets drifted, with which the electrons get drifted from negative end of a conductor towards its positive end. Sir, why? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, एंड दैट वेलोसिटी with which electron moves inside a conductor from negative end towards its positive end because of the force experienced by electric field. The electric field is generated by the external source. That particular velocity is called as drift velocity. So by definition drift velocity is that particular velocity with which electron gets drifted from negative end towards the positive end of a conductor. And reason आप जानते हो फोर्स की वजह से ऐसा होता है। अब ये ड्रिफ्ट मोशन क्यों कहलाता है? क्योंकि हॉलो पाइप नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिला और वो सीधे लाइन पे चलेगा, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करना चाहेगा उसको इस एटम के साथ कोलिजन होता है, फिर वो वापस जाता है, फिर इस एटम के साथ कोलिजन होता है, फिर वापस जाता है, और ऐसे ऐसे करके जो है ये ड्रिफ्ट हो जाता है। दिस पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन एंड दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स को कोलाइड करते करते आगे बढ़ता है नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपली डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर टुवर्ड्स इट्स पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स। सो होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन समझ आया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमसे पूछा गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो लॉजिकल है और उसको पूछना भी चाहिए। सर क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, उसी की वजह से तो करंट का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेगा दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जिसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसी की वजह से ही तो करंट का जन्म हुआ। दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ। जो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो यहां पे मैंने आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो बोल दिया। अब हम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फॉर योर 3 मार्क्स। अभी तक जो भी डिस्कशन किया उसमें यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, बट मैं बेसिक्स लेके चलता हूं सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड, है ना। जितना ज्यादा बेनिफिट आपको मिले उतना ज्यादा जो है आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अब हमें रिलेशन निकालना बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मेरा तरीका ये है, सुनिए इधर। माई डिराइवेशंस विल बी डिफरेंट, थोड़ी सी आसान होंगी सो दैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए बच्चों ये कोई कंडक्टर है, हर एक स्टेप को देख लीजिए। ये एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए,
एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैं मानता हूं कुछ एल है। तो मैंने एक कंडक्टर लिया, तो ये कंडक्टर मान लीजिए, ये जो मेरे पास स्टाइलस है, जो मार्कर है मेरे पास, तो इसका जो ये है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो ये है इसकी, वो इसकी लेंथ है। अब मैं बिलीव करता हूं ये कंडक्टर जो है ये एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना है, ये कॉपर का भी बना हो सकता है, ये सिल्वर का भी बना हो सकता है, ये एल्युमिनियम का भी बना हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा कंडक्टर है, एंड आई वांट टू जनरलाइज द थिंग्स। डेरिवेशन में हमेशा जनरलाइज्ड चीजें होती हैं, फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें चीजें ड्रॉप करते हो। तो अब मैं यहां पे एक लाइन यहां लिख देता हूं, दैट लेट स्मॉल एन, ये एक वेरिएबल में यहां पे जो है एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं, लेट स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is number density of electrons, number density of electrons, that is electrons, या number density of electrons, that's electrons per unit volume। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो, that is electrons पर यूनिट वॉल्यूम में जो है इस कंडक्टर के। तो मैंने माना कि ये कोई भी कंडक्टर है और n एक वेरिएबल मैंने यहां पे एस्टैब्लिश किया, एक्सप्लेन किया कि n मेरे पास जो इस इक्वेशन में आगे n चलेगा, उसका ये मतलब होगा बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर ये एल्युमिनियम है तो उसके अपनी खसलत के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये सिल्वर है तो उसके अपनी खसलत के हिसाब से, अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक कंडक्टर में अपना एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वी हैव जनरलाइज्ड इट, हमने कॉपर के लिए नहीं, सिल्वर के लिए नहीं, आयरन के लिए नहीं, एल्युमिनियम के लिए नहीं, हमने जनरलाइज किया कि ये कोई भी कंडक्टर हो और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n है। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा, लेट n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इस कंडक्टर में मैं एक छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं, इस कंडक्टर में हम एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप, जिस स्ट्रिप की लेंथ जो है दैट इज dx। तो एरिया कितना है इसका, वो तो a है। हमने एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें काट लिया, हमने छोटा सा स्ट्रिप, एक छोटा सा सेक्शन इसमें काट लिया, जिसकी लेंथ यहां पे dx मैंने ली, और एरिया तो जो है वो a ही है। तो देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं दैट वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, इस छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम जो है, बिल्कुल टेक्निकल, आराम से देखिए, आसान है, वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल स्ट्रिप, ये छोटा स्मॉल स्ट्रिप जो आपने लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल स्ट्रिप इज a into dx, that is a into dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय dx। अगर आप डायमेंशनली भी चेक करना चाहते हो, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो इस स्ट्रिप का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू dx, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप। अब मुझे बोलिए आप, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, अब आपने बोला पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इसको मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा सर, वो कितना होगा, वो होगा NADX। तो पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स थे, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम ADX, तो n मल्टीप्लाई करने में इस स्ट्रिप का वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो वही मैंने लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्ट्रिप। तो पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वॉल्यूम में मल्टीप्लाइड बाय n। अब also we have चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना है आपको, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E होता है। देयरफॉर चार्ज ऑन दिस स्ट्रिप विल बी, तो अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो मल्टीप्लाई E करने पे आपको पता चलेगा कि इसका चार्ज कितना है। तो आल्सो वी हैव चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स E, देयरफॉर चार्ज ऑन स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि ये एक छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से पे छोटा सा चार्ज dq होगा, और वो होगा बराबर इतना नंबर है उनका, और मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बिल्कुल लॉजिकल एनफ है, स्ट्रिप पे छोटा सा चार्ज, मैंने सिंबल यूज किया dq, और फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रिप इतना, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो अब इस स्ट्रिप पे चार्ज कितना है, तो E से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ since we know
हम जानते हैं करंट होता है बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू बाई डी टी जो अभी आपने लिखा, करंट का जो डेफिनेशन है दैट करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, तो मैं यहां ड्रॉप करूंगा डी क्यू का वैल्यू, तो डी क्यू का वैल्यू आएगा एन ए डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। फिर आप जानते हो, तो ये आपका करंट आ गया, उसके बाद आप जानते हो दैट डी एक्स बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्लास 11th में आपको पढ़ाते हैं हम, दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हियर दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट आई इज इक्वल टू, ये हो गया एन, ये हो गया ए, ई को मैं आगे लाऊंगा अरेंजमेंट में, तो ई मैं आगे ला रहा हूं, और डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, बट सबस्क्रिप्ट डी, वेयर सबस्क्रिप्ट डी आपको दिखा रहा है दैट दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड derivation for your that 12th board exams, that is relation between current and drift velocity. So the relation is I is equal to n e a v d, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, I is equal to n e a v subscript d. This is the required relation which is asked in your board exams, that find a relation between current and drift velocity, and the relation is I is equal to n e a v d. v d कहां से लाया आपने? It is dx by dt, rate of change of displacement is nothing but velocity, and ये हमारे पास फाइनल रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुकी, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड द रिलेशन इज I इज इक्वल टू n e a v सबस्क्रिप्ट d. सर I क्या है? I करंट है, n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जो कंडक्टर उसके नंबर डेंसिटी के हिसाब से ड्रॉप करना पड़ेगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हो गया, एंड V सबस्क्रिप्ट d इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई हैव डिस्कस्ड इट एट द मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल, एंड देन मैंने आपको यहां एस्टैब्लिश करके दिया, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, दैट फाइंड अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपने क्या किया? आपने एक जनरलाइज्ड कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हमें इसका मटेरियल नहीं पता, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा, लेट n स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप हो गया ADX, डायमेंशनली चेक करिए, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर हो गया मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रिप, तो अगर ये वॉल्यूम स्ट्रिप का है और नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो इस स्ट्रिप में जो है आप n से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। चार्ज ईच इलेक्ट्रॉन पे E है, तो स्ट्रिप पे चार्ज होगा छोटा सा चार्ज dq, किसके बराबर NADX इनटू E, और फिर करंट के डेफिनेशन के हिसाब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और फिर डिवाइड किया आपने dt से, dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, व्हाट वी कॉल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस हिसाब से आपने इक्वेशन को डेवलप किया, दैट I इज इक्वल टू NEA v सबस्क्रिप्ट d, वेयर v सबस्क्रिप्ट d सिंपली शोज अस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर अगर आप इसको, तो यही आपको डिराइव करना है, बट मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूं, आपका रिलेशन जो एस्टैब्लिश हो चुका है, दैट I इज इक्वल टू NEA v सबस्क्रिप्ट d, कुछ लोग फिर d मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिस्कवरी हो जाती है, तो यहाँ डिस्कवरियां नहीं करनी है, आपको इक्वेशन डेवलप करनी है, वायर v सबस्क्रिप्ट d इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन व्हिच यू हैव टू डिराइव। बट चूंकि हमें फर्दर डिस्कशन इसमें करना है, ओम्स लॉ डिराइव करना है, टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करना है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो जहां तक आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दोगे, बट फर्दर जो डिस्कशन इसमें है, जैसे मैं आपको स्लाइड नंबर 1 पे दिखा दूं, स्लाइड नंबर 1 हमारी ये है, तो जहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज करंट, आई हैव डिस्कस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई हैव डिस्कस्ड फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ऑलमोस्ट जो पहला क्वेश्चन है मैंने पूरा जो है डेवलप किया। उसके बाद इसमें देख लीजिए, हमें ओम्स लॉ पे आना है, बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें VI करो, रेजिस्टेंस, टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर एक न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारा डिस्कशन करने के लिए ना हमें इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, सो दैट फिर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको फिर कभी भी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एंट्रेंस में भी इस थ्योरी में आपको कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, उस लेवल पे मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। तो अब जो है I इज इक्वल टू NEAVT। नाउ अब जो फर्दर डिस्कशन के लिए मुझे चाहिए वो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर आप यहां देखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर हो गया? ये हो गया बराबर I बाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर रखा मैंने, I बाई इट इज NEA। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है फिजिक्स में, तो आप बोलना सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है I बाई NEA, I बाई NEA। बट आप सब जानते हो दैट करंट बाय एरिया,
करंट पर यूनिट एरिया इज J, where J is called as current density। तो ये आपका आ गया इसमें एक वेरिएबल जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं, करंट दैट करंट बाय एरिया। तो अगर आप यहां से मान लो यहां करंट जा रही है, दैट करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर का होता है वो जन्म देता है एक क्वांटिटी का को, दैट इज करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जन्म देता है क्वांटिटी को जिसको हम J से डिनोट करते हैं, J को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I बाय A जो इसमें है, I बाय A जो इसमें है बच्चों वो हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा J बाय NE। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये और एक शेप हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे के रखते हैं, फिर आगे देखेंगे कहां में यूज होगा। तो फिलहाल ये आप यहां तक रिस्ट्रिक्ट करोगे बोर्ड के लिए, बट जो हमें फर्दर डिस्कशन चाहिए उसके लिए मैं बुनियाद क्लियर कर रहा हूं। दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहां से I बाय NE है, बट I बाय A होता है J, J को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा जा सकता है, इट इज J बाय NE। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी इक्वेशन अब हमारे पास है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या तो I बाय NE होता है, बट I बाय A होता है बराबर J, where J इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो ये होता है बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी J बाय NE। तो दिस इज वन टाइप ऑफ डेरिवेशन, ये एक टाइप ऑफ डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। मतलब आपसे वो कल सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पूछता तो हम लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I बाय NE, या हम लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज J बाय NE। बट देयर इज अनदर डेरिवेशन व्हाट वी कॉल एज अल्टरनेटिव डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर आप अल्टरनेटिव डेरिवेशन क्यों दिखाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अल्टरनेटिव डेरिवेशन, ये नहीं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो हो गया 3 मार्क्स के लिए। मैं आपको ये यहां से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिया, बट देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू दैट डिफाइन दैट टू डिराइव व्हाट वी कॉल एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करने का एक अल्टरनेटिव वे है। बट सर क्या जरूरत है, हमें बोर्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अल्टरनेटिव वे से क्यों डिराइव करोगे? क्योंकि आगे इसमें लिखा है ओहम्स लॉ, फिर आपका बाकी जो सारा डिस्कशन है वो इसी पे बेस्ड है। इसीलिए अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको पता होना चाहिए, और एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो भी पता होना चाहिए, तब जाके हम ओहम्स लॉ पे आ सकते हैं और फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं हेडिंग दैट इज अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और मैं इसको बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाता हूं। अगर आप बुक्स पे देखोगे ये तकरीबन 2-3 पेजेस की डेरिवेशन है, लंबा है, बच्चा याद नहीं कर पाता है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेक्निकल वे टू अंडरस्टैंड इट, जो आपको कंसेप्चुअली जो है आपका वो कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है सर? सुनिए आप इधर, आपको पता है ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे जो पहली डायग्राम मैंने बनाई थी। बट जैसे ही आपने सोर्स कनेक्ट किया, जैसे ही आपने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ यहां दो एंड्स पे, दैट्स प्लस माइनस, और उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखिए बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने अब एटम्स नहीं बनाए, मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके चलता हूं। तो मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जैसे आगे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता तो उसको कोल्यूजन होता है क्योंकि आगे एटम है, जैसे कोल्यूजन हुआ तो ये अपना रास्ता बदलता है, यहां की तरफ चला जाता है, और फिर यहां इसको और एक एटम से कोल्यूजन होके ये रास्ता इधर लेता है, फिर इधर लेता है, फिर इधर चलता है, फिर इधर जाता है। दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ इतना आसान नहीं होता है कि आपको जो है ना हॉलो पाइप से भागना है, ऐसा आसान पाथ तो नहीं है। तो इसको जो है एटम्स के साथ हिट कर करके जो है इन छोटे छोटी गलियों में, छोटे छोटे रास्तों से आगे बढ़ना होता है, और दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे कहते हैं। अब आप मुझे बोलिए, तो मैं लिखूंगा वी हैव, हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि जब भी एक्सटर्नल फील्ड में चार्जेड पार्टिकल आता है तो उस पे फोर्स होता है बराबर QE, पहले ही मैंने पढ़ा दिया, फोर्स होता है QE। बट हमारा Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं E लिखूंगा। तो फोर्स हो गया बच्चों, फोर्स हो गया बराबर दैट इज E इंटू E। सर व्हाट इज E इंटू E? E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया जो एक्सटर्नल फील्ड सोर्स ने क्रिएट किया। बट वहां से न्यूटन कहता है दैट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज सर मास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो फोर्स ई के बराबर भी है, बट न्यूटन कहता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर भी है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड्स में फोर्स है, राइट हैंड साइड्स में भी जो है फोर्स है, और वो इक्वल होना चाहिए, तो एम ए जो है वो ई के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम पहली फुर्सत में एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये हो गया ई बाई एम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर। तो हमने एक नई चीज डेवलप की कि किस एक्सेलरेशन से सर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है वंस इट एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो एक्सेलरेशन जो है वो ई बाई एम के बराबर है, where E charge of electron that is constant, where E is strength of electric field in a particular experiment that is also constant, where M is mass of electron that is also constant. Therefore this motion is uniform motion. तो ये जो motion है ये uniform motion है physics में, और जब uniform motion हो तो ये सारा constant होने की वजह से आपके पास uniform motion है, और जब uniform motion होती है physics में तो सारी equations of motion valid होती है। तो अगर सारी equations of motion valid होती है, therefore we have, तो हमारे पास जो है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए ए टी, और इसकी वैलिडिटी यही है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, और हमारा a यहां पे फिक्स्ड है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर व्हाट इज u? u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। सर इनिशियल वेलोसिटी कब थी? बिफोर कनेक्टिंग इट विद द सोर्स। तो सोर्स कनेक्ट करने से पहले जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की थी उसी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी रैंडम थी, तो नेट वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। तो मैं इसलिए लिखूंगा कि u जो है वो तो जीरो था सर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, थर्मल एजिटेशन की वजह से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं थी, प्लस एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अब आया सोर्स को कनेक्ट करने के बाद, तो वो हो गया बराबर ई बाई एम, और टी हो गया टाइम, तो यहां टाइम के बदले टाउ आता है, वेयर टाउ इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, एंड v को हम रिप्लेस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कब आया? सोर्स को कनेक्ट करने के बाद। एक्सेलरेशन हो गया ई बाई एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक इक्वेशन आपके सामने खड़ा हो गया, एंड दैट इज ई बाई एम इंटू टाउ, वेयर दिस इज द another equation for drift velocity, और टाउ इसमें जो है that is what we call as relaxation time। तो इसको हम relaxation time कहते हैं, we call this as relaxation time। Sir what is relaxation time? Relaxation time is the time between two successive collisions of an electron। तो हम वापस जाएंगे ओरिजिनल डायग्राम में जो पहले ही मैंने बना के रखी। अगर आपसे कोई पूछे relaxation time क्या होता है, देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ मूव कर गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ मूव कर गया तो इसको कोल्यूजन हुआ, फिर यहां तक फिर ये यहां की तरफ आया, फिर से कोल्यूजन हुआ। दो सक्सेसिव कोल्यूजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन वक्त गुजारता है उस वक्त को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम? तो टाउ आ गया, तो टाउ इज नथिंग बट अ रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे जो टाउ होता है ये एवरेज होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, जो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है वो लेके चलते हैं, और हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो गई फाइनली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई एम इनटू टाउ, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक इक्वेशन जो हम डेवलप पहले करके रखा हमने, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज या तो I बाई एन ई ए या तो J बाई एन ई, और अल्टरनेटिव डेरिवेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक फार्मूला आ गया, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो है ई बाई एम इनटू टाउ, वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज नथिंग रिलैक्सेशन टाइम, वेयर रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो दो सक्सेसिव कोल्यूजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दो सक्सेसिव कोल्यूजन्स के बीच में गुजारता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दैट इज वेरी स्मॉल एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़्ड पावर -18 सेकेंड्स। मतलब मेकअप करने का वक्त जो इलेक्ट्रॉन को है, बोरो प्लस लगाने का जो वक्त है, ठीक है, फेयर एंड लवली लगाने का जो वक्त है इलेक्ट्रॉन के पास जब वो मूव करता है वो सिर्फ 10 रेज़्ड पावर -18 सेकेंड्स का है। तो बहुत ही कम समय है फेयर एंड लवली लगाने का और फिर आगे बढ़ने का, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस कंप्लीट्स आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट। चाहे वो थ्योरेटिकल चीजें हो, एटॉमिक लेवल पे मैंने समझा दी, उसके बाद इसकी दो डेरिवेशंस, और जो बोर्ड का क्वेश्चन आपके पास था ही, दैट्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी हमने कंप्लीट किया। अब इन दो रिलेशंस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ के हम ओहम्स लॉ डिराइव करेंगे, और आपके सिलेबस में यहीं से ओहम्स लॉ को डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ पे जाना है आपको, और वो यहीं से डिराइव हो जाएगा। वहां ओहम्स लॉ डिराइव करके मैं रेजिस्टेंस उसमें लाऊंगा, और रेजिस्टेंस का टेंपरेचर डिफरेंस भी उधर ही उड़ा देंगे हम, और फिर हम जाएंगे आगे जिसमें आपको फिर बाकी चीजें, जिसमें आपको किरचॉफ्स लॉज एंड दैट ईएमएफ एंड टीपीडी क्या जो है डिस्कस करना है। सो इन two lectures we'll complete this, and this is enough for today. Thank you so much.